स्वाति ने बच्चों को बराबर समूहों में वस्तुओं को बांटने के लिए सवाल दिए। इनमें से वे सवाल चुनें जो इस उद्देश्य के लिए सही रहेंगे। उत्तर है, हुसैन को 24 बर्फियाँ 6 डिब्बों में भरनी है। हर डिब्बों में बराबर बर्फियाँ होनी चाहिए। हर एक डिब्बे में कितनी बर्फियाँ होंगी? मैरी ने प्रश्न 1 में दिए गए सवाल को कुछ इस तरह हल किया। इस हल को देखकर आप मैरी की शिक्षक को उसके साथ कौन सी समझ पर काम करने की सलाह देंगे? बराबर समूहों में बांटने की समझ। सोहम ने अपनी कक्षा में बच्चों को ऐसे सवाल दिए। एक कक्षा में बच्चों ने समूह में काम किया। हर समूह में 5 बच्चे हैं और ऐसे 7 समूह हैं, तो बताओ कि कक्षा में कितने बच्चे हैं? एक कक्षा में 35 बच्चे हैं जिन्हें समूहों में बांटा जा रहा है। अगर हर समूह में 5 बच्चे हैं तो कितने समूह बनेंगे? एक कक्षा में 35 बच्चे हैं जिन्हें 7 समूहों में बांटा गया है। हर समूह में कितने बच्चे होंगे? सोहम के इस तरह पढ़ने का क्या उद्देश्य हो सकता है? गुणा और भाग के संबंध में अपनी समझ पर काम करना। इन दोनों सवालों में से कौन से सवाल में गुणा भाग गुणा की उलट प्रक्रिया की तरह है? 8 जनों के एक परिवार में एक महीने में 72 किलो दूध इस्तेमाल होता है। परिवार के हर सदस्य को कितने किलो दूध इस्तेमाल करता है? पीटर ने आबिदा वाले सवाल को कुछ इस तरह हल किया। आपके अनुसार पीटर को किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? भाज्य और भाजक को पहचानने में। बच्चों के लिए घटा गुणा भाग का चिन्ह और मानक कलन विधि के बीच संबंध बनाना क्यों जरूरी है? कलन विधि प्रक्रिया के आधार पर चिन्हों के इस्तेमाल कर पाएंगे, मानक विधि की ओर बढ़ पाएंगे। अमृता ने अपनी कक्षा में कलन विधि कुछ इस तरह बच्चों के सामने रखी। अमृता, बच्चों ये सवाल कॉपी में लिखो। 480/3। इसका हल ऐसे लिखेंगे। बच्चों को भाग सिखाने से पहले किन अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए? घटा गुना बराबर समूहों में बांटने की। अमृता की कक्षा का अवलोकन कर रजनी जी ने उन्हें सवालों, तरीकों और हल पर बच्चों के साथ बातचीत करके भाग सिखाने को कहा। ऐसा करने से क्या होगा? बच्चे अलग अलग तरीके सीखेंगे, अपनी सोच बताने के मौके मिलेंगे। सुमित जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को बिना शेष वाली गुणा पहले सिखाई और फिर शेष वाली भाग। सुमित जी के लिए आप क्या सुझाव देंगे? शेष और बिना शेष वाले सवाल साथ में दें ताकि बच्चों की पूरी समझ बने। जोड़, घटा और गुणा की प्रक्रिया को दाईं से बाईं ओर किया जाता है, लेकिन भाग हमें बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? हल को कम से कम चर में हो। भिन्नात्मक शिक्षण में भिन्न शब्द को आप किन किन बातों से जोड़ सकते हैं? कक्षा व्यवस्था के भिन्न तरीकों को अपनाना जरूरी है। भिन्न तरीके से आकलन करना जरूरी है। हमारी कक्षाओं में बच्चे कुछ मायनों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह सीखने के अलग अनुभव प्रदान करे। भिन्नात्मक शिक्षण का एक उदाहरण है
पाठ को बच्चों के सीखने के तरीके के अनुकूल बनाना। सबीना जी का मानना है कि कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हुए सामान्य निर्देश, सामान्य शिक्षण सामग्री और समान आकलन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको क्या लगता है सबीना जी की इस प्रकार की सोच का बच्चों के सीखने पर क्या असर पड़ेगा? कक्षा में सिर्फ एक ही प्रकार के बच्चों को सीखने में सफलता मिल पाएगी। रजत जी और भौमिक जी अपनी कक्षा में मौसम विषय पर शिक्षण करने वाले हैं। रजत जी अपने पाठ को रोचक बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षण सामग्रियों जैसे चार्ट, मॉडल और रंगीन चित्रों का उपयोग करने वाले हैं। भौमिक जी पहले बच्चों का स्तर जानने के लिए KWL चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं और फिर ऐसी शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे जिसमें बच्चों के देखने, सुनने और करने के लिए कुछ हो। आपके अनुसार कौन से अध्यापकों की कक्षा भिन्नात्मक होगी? आप किसी एक विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। भौमिक जी, भिन्नात्मक शिक्षण को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था न्यूनतम है, यानी इनमें से किसके बिना भिन्नात्मक शिक्षण हो ही नहीं सकता? इसमें कोई भी न्यूनतम अवस्था नहीं है। बबली सुबह स्कूल जाती है और शाम को मंदिर के बाहर फूल बेचती है। वह घर जाकर ना पढ़ा हुआ पाठ दोहरा पाती है, अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर पाती और उसके लिखने की गति भी धीमी है। उसकी शिक्षिका प्रतिदिन बबली को कार्य पूरा करने के लिए अलग से समय देती है और उसके साथ बैठकर पाठ से संबंधित समस्याएं भी सुलझाती है। इस उदाहरण के अनुसार बबली की शिक्षिका बच्चों में भिन्नता के किस आधार को लेकर संवेदनशील है? सामाजिक परिवेश। मनप्रीत जी पाठ योजना बनाते हुए समय का भी नियोजन करते हैं। वह उन बच्चों के लिए गतिविधियां पहले ही अपनी पाठ योजना में लिख कर रखते हैं जो अपना काम जल्दी कर लेते हैं और जिन बच्चों को लिखने की गति कम होती है उन पर बिना कोई दबाव डाले अपनी क्षमता अनुसार कार्य पूरा करने का मौका देते हैं। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किस भिन्नता की ओर इशारा करता है? शिक्षण प्रक्रिया। भिन्नात्मक शिक्षण का बच्चों पर क्या प्रभाव हो सकता है? बच्चों को खुद की काबिलियत के बारे में पता चलेगा। बच्चे शिक्षक को बेहतर समझ पाएंगे और शिक्षक बच्चों को कक्षा सजग एवं उत्साहपूर्ण लगेगी। भिन्नात्मक शिक्षण के दौरान क्या बच्चों को केवल यह सीखने के लिए कितने तैयार हैं के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है? नहीं। निम्न में से कौन से विकल्प सुनने के महत्व को दर्शाते हैं? सुनने का कौशल हमें दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करता है। जानकारी पाने के लिए सुनना जरूरी है। सुनने का कौशल बोलने के कौशल को बढ़ाने में मदद करता है। अदिति जी ने एक शोध रिपोर्ट में पढ़ा कि सुनना भाषा का पहला कौशल है और जो बच्चे बहुत ही कम उम्र में सीख जाते हैं। इसे पढ़ने के बाद अदिति जी ने 4 निष्कर्ष निकाले। आपके अनुसार कौन से निष्कर्ष सही हैं? बच्चों को विद्यालय आने से पहले ही सुनने का अच्छा अनुभव होता है। सुनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है।
सुनना भाषा के बाकी कौशलों को सीखने की नींव रखता है। रिजवान जी ने द टीचर ऐप पर एक चैटशाला सुन रहे हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं उनकी चैटशाला को ध्यान से सुनने में मदद करती हैं? सुनते हुए शब्दों पर ध्यान देना, उस विषय से जुड़े अनुभवों, पूर्व ज्ञान आदि को सक्रिय करना। निम्न में से कौन से लिसनिंग के उदाहरण हो सकते हैं? पंचतंत्र की कहानी सुनना, कक्षाओं में कविताओं के महत्व जैसे विषय पर किसी अध्यापक का साक्षात्कार सुनना। निम्न में से किस परिस्थिति में सुनने का उद्देश्य गहरा विवरण जानना हो सकता है? किसी प्रयोग को करने की विधि को सुनना। आफताब जी अपनी कक्षा में जंगल का राजा शेर नाम की कहानी सुनाते हैं। बच्चों को कहानी से जुड़े संदर्भ से परिचित करवाने के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां करवा सकते हैं? कक्षा में एक जंगल की तस्वीर दिखाकर उस पर बातचीत कर सकते हैं। जानवरों की आवाज़ सुनाकर बच्चों को जानवर पहचानने को कह सकते हैं। बच्चों को अलग अलग जानवरों के नाम लिखना सिखा सकते हैं। शेर के बारे में जानने के लिए कोई चलचित्र दिखा सकते हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में सुनने के टॉप डाउन तरीके को सहारा दे सकती हैं? कविता सुनने के बाद उसके भाव के बारे में चर्चा करना, कहानी सुनने से पहले उसके लेखक के बारे में जानना, किसी खबर को सुनने से पहले उसके शीर्षक पर चर्चा करना। सुनने से जुड़ी कार्यनीतियों के बारे में क्या कहना सही होगा? अलग अलग कार्यनीतियाँ अलग अलग तरह की श्रवण सामग्री में इस्तेमाल होती हैं। बच्चों को सुनने से जुड़ी कार्यनीतियाँ सिखाई जा सकती हैं। दीपिका जी ने किसी कहानी को सुनाने से पहले बच्चों को उसका शीर्षक बताकर कहानी की विषय वस्तु बताने को कहती हैं और कहानी सुनाते समय किसी अहम मोड़ पर यह बताने को कहती हैं कि कहानी में आगे क्या होगा। आपके अनुसार वह ऐसा क्यों करती हैं? ताकि बच्चे कहानी को सुनने से पहले और सुनने के दौरान अंदाजे लगाएं। नीचे दी गई परिस्थितियों में बच्चों के सुनने का कौशल का विकास हो सकता है। अध्यापक अगर बच्चों की बातचीत ध्यान से बिना रोके सुनने का व्यवहार प्रदर्शित करे। कक्षा में बच्चे अलग अलग संदर्भ में सुने, जैसे कहानी, किसी की रिकॉर्ड की गई घटना का विवरण। बच्चों को कक्षा में अपने अनुभव बांटने के मौके मिलें।